नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि ईंटें, मनके तथा अस्थियां इस चैप्टर का नाम है। लेकिन ये पूरा बेस करता है ना आपका हड़प्पा सभ्यता के ऊपर, ठीक है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो सिविलाइजेशन था, ये अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में कहाँ है तो वो है पाकिस्तान में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी और किस तरीके से वहाँ पे लोग रहा करते थे, है ना। कौन कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, खाद्य पदार्थ कौन कौन से थे, ठीक है। वहाँ के विशाल स्नानागार के बारे में, यानी कि A to Z हर एक चीज़ के बारे में हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ग्रीन कलर का, ये पूरा का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही आता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा फैला हुआ था और इस तरीके से यहाँ पे अपना वो होता था, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी है हमें वहाँ की वस्तुओं से मिलती है। और इसी वजह से इस चैप्टर का नाम रखा गया है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, क्योंकि ये सभ्यता काफ़ी पुरानी है। और लमसम आज से अगर देखी जाए तो लमसम ये मान लीजिए 4,500 वर्ष पहले की सभ्यता है, 5,000 भी बोल सकते हो, ठीक है। उससे पहले की सभ्यता है। इसी वजह से अगर देखा जाए, ठीक है, तो उस टाइम के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, कोई लिखित दस्तावेज तो हमें मिला हुआ है बट उसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगा इस सभ्यता के बारे में, वहाँ की जो मिली वस्तुएं हैं उसके द्वारा पता लगा। जैसे यहाँ की ईंटें, मनके, अस्थियाँ, ठीक है। अस्थियां मतलब होता है हड्डी, ठीक है। मनके मतलब हो गया एक तरीके से मालाएं हो गई, ठीक है। और ईंटें मिली हैं, तो इस तरीके से है। तो बाकी A to Z हर एक चीज़ धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो चैप्टर है किस तरीके से हम करने वाले हैं। आपके पास 3 बुकें हैं, 4 चैप्टर इसमें से, 4 चैप्टर इसमें से, 4 चैप्टर इसमें से, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो इस वाले चैप्टर की बात करेंगे, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। हर जो वीडियो आने वाली है, हर वीडियो पार्ट वाइज आने वाली है, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2, जहां तक मेरी कोशिश रहेगी कि एक चैप्टर की जो वीडियो है 2 पार्ट में कन्वर्ट होगी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। यानी कि इसका भी पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, इसका भी पार्ट 1, पार्ट 2, इसका भी पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है। इस तरीके से जो रहेगा वो रहेगा, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा हड़प्पन सिविलाइजेशन में आता है। अब सबसे पहले देखा जाए तो इस सभ्यता का खोज कैसे हुआ। देखिए, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, आपके बुक्स में भी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है कि रेलवे लाइन का काम चल रहा था, ठीक है। और वहाँ पर फिर ईंटों की संख्या हमें मिली, ठीक है, ईंटें मिली। और फिर उसके बाद क्या होता है, पुरातात्विद को बुलाया जाता है और वहाँ पे खोज करवाया जाता है, ठीक है। करते करते वहाँ पे जब पूरा ही खुदाई करवाया गया तो पता लगता है कि वहाँ पे एक पूरी सभ्यता बसी हुई थी, मतलब पूरा एक, जैसे कहते हैं ना, गांव बसा हुआ, इस तरीके की चीजें देखने को वहाँ पे मिली। कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है। इसकी हम बात कर रहे हैं, देखिए इस चीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब रेलवे लाइन का निर्माण का कार्य चल रहा था ना, इस जगह पे, ठीक है, रेलवे लाइन का निर्माण का कार्य चल रहा था, तो उस समय जब ईंट मिलती है तो यहाँ पे खुदाई करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जब खुदाई करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या मिला हुआ है, वहाँ पे मिला हुआ है एक प्रकार की पूरी सभ्यता बसी हुई थी, ठीक है। और किस तरीके की चीज़ें खुदाई करने के बाद मिली, देखिए इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके की जो चीज़ें देखने को वहाँ पे मिली, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये पता लगाना शुरू किए कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे और किस टाइप्स के लोग रहा करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले बता दूं तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी के घाटी में फैली हुई थी, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता कौन से नदी के किनारे है, तो नदी के किनारे अगर पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना है, रावी नदी के किनारे है। और घाटी अगर पूछा जाएगा तो आप कहोगे सिंधु घाटी के, है ना, सिंधु घाटी के आसपास फैली हुई है, ठीक है। आगे इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ के 2 टाइप्स के केंद्र थे, एक है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा की अगर मैं बात करूँ तो हड़प्पा की जो खोज हुई थी 1921 में हुई थी, ठीक है। और खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। इनका जो इमेज है मैं लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो 1922 में हुई थी, और किया किसने था, राखाल दास बनर्जी ने किया था, ठीक है। देखिए, अगर एक एक नंबर के, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन भी एक एक नंबर में आते हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चन, तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो 1921 में किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की कब खोज हुई थी, 1922 में किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने किया था, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि आखिर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किसके नेतृत्व में खोजा गया, तो ये नेतृत्व में खोजा गया था जॉन मार्शल के। किसके? जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस चीज को खोजा गया था। और इन्होंने ही जब इसकी खुदाई उदाई
सारा चीज़ हो जाता है, तो खुदाई उदाई जब हो जाता है तो इन्होंने ही क्या किया था, दुनिया के सामने पेश किया था कि हाँ भाई हड़प्पा नाम का ये सभ्यता है और इस तरीके से विकसित हुआ है। क्योंकि देखिए जब तक पूरा काम क्लियर नहीं हो जाता, पूरा मतलब डिटेल्स नहीं आ जाता, तब तक कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो होता है, पुरातात्विद होता है, वो दुनिया के सामने पेश नहीं करता है। तो इसी वजह से खोज इसमें हुई थी और दुनिया के समक्ष रखा गया था 1924 में। ठीक है, अच्छा, जब इसमें चेक किया गया, यहाँ की वस्तुओं वगैरह का देखा गया, सारी चीज़ों को जब चेक किया गया तो पता लगता है कि इसका जो निर्धारित समय है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कब की सभ्यता है, तो ये सभ्यता है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 पूर्व ईसा पूर्व की सभ्यता है। ठीक है, तो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व की सभ्यता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए डेट ना थोड़ी सी उल्टी चलेगी। ठीक है, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व, हालांकि देखा जाए तो ऐसा होना चाहिए 1900 से लेकर 2600। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले छोटा डेट आता है फिर बड़ा आता है, लेकिन यहाँ पे ईसा पूर्व लिखा हुआ है, इस वजह यहाँ से रिवर्स में चलता है। जिन बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन है ईसा पूर्व, ईसवी और सदी शताब्दी में, वो बच्चे दूसरी जो वीडियो है हमारी उसको जाके देखिए, सेपरेट मैंने बता रखा है कि ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी क्या होता है, ये सारी चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो चीज़ें समझ में आ गई। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है आज की डेट में, तो कहोगे आप पाकिस्तान में है। दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया कि ये सिंधु घाटी के पास है, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी, 1921 में। किसने किया, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में। किसने किया, राखलदास बनर्जी ने। अच्छा, किसके नेतृत्व में इसकी खोज की गई थी, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोज की गई थी। अच्छा, दुनिया के समक्ष इसको पेश कब किया गया था, 1924 में पेश किया गया था कि हाँ हड़प्पा नाम की ये चीज़ है और ऐसी ऐसी चीज़ें है ना, यहाँ पे सभ्यता फैली हुई थी। कब की गई थी, 1924 में की गई थी। निर्धारित समय कब की है, तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व की सभ्यता है। आई होप सो किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए चीज़ों को समझते रहिएगा, डाउट दिक्कत किसी भी प्रकार से आए तो आप मुझे बताइएगा, है ना, उन चीज़ को हम सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और बात करते हैं। क्या वहाँ पे जब खुदाई होती है, सारी चीज़ को देखा जाता है, तो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो देखिए इस तरीके की चीज़ें आपको जब खुदाई की गई तो इस तरीके के वहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिला कि इतनी सारी ईंट है। तो आपको ये बात पता है कि जो ईंट जो आज की डेट में हम जब घर बनवाते हैं ना, तो ईंट लगाते हैं ना, तो ऐसी ही जो ईंट है, ऐसे ही जो ईंट है उस समय भी देखिए किस तरीके से यूज किया जाता था ना, ये सारी चीज़ देखने को मिला। और क्या मिला, देखिए ये ऐसी मूर्ति भी देखने को मिली जिसको पुरोहित राजा कहा गया। ठीक है, तांबे तथा कांसे के बर्तन देखने को मिले, देखिए इस टाइप्स के। ठीक है, और एक मृण मूर्ति मिली, मतलब ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की मतलब इस तरीके से मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ठीक है रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन मतलब देखिए एक मुद्रा टाइप में है ना, इस पर कुछ स्टैंप जैसा देखो कर रखा है ना, इस तरीके से, जैसे देखते हो ना स्टैंप, स्कूल में स्टैंप मारते हैं, इसी प्रकार से देखो यहाँ पे छपा हुआ है। अभी इसको और भी बड़े इमेज में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसके साथ साथ वहाँ पे देखिए एक औजार मिला देखने को, शिवलिंग, मनके, यही है मनके। देखिए एक तरीके से आप कह लो मोतियों की मालाएं होती हैं, या फिर मोती ही नहीं होती है बल्कि पत्थरों की भी बनाई जाती थी, लकड़ी की भी बनाई जाती थी, तो इस प्रकार की मालाएं थी। ठीक है, तांबे के दर्पण देखिए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप कंफ्यूज हो जाओगे देखकर कि तांबे के जो दर्पण है क्या उसमें फेस दिखता था, तो इसको शाइनिंग करवाया जाता था पूरा एकदम घसकर। ठीक है, तो इसमें दिखता ही होगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक मातृ देवी की मूर्ति बनी है, जैसा कि आप साइड में वहाँ पे देख सकते हैं। जानकारी में अगर मैं बात करूँ, जानकारी के स्रोतों में अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहली चीज़ है खुदाई में मिली इमारतें। इमारतों से हमें पता लगता है हड़प्पा के बारे में। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वहाँ पे इमारतों के बारे में हमें पता लगता है, इस प्रकार की जो वहाँ पे चीज़ें देखने को मिली हैं। वस्तुएं जैसा कि आप देख सकते हो, इस जैसे हजारों वस्तुएं वहाँ पे देखने को मिली, छोटी मोटी हर एक चीज़ देखने को मिला। ठीक है, तो वहाँ पे वस्तुएं देखने को मिली। ठीक है, पूरा स्थल देखने को मिला, यानी कि पुरानी जगह देखने को मिली। पूरा स्थल का मतलब क्या होता है, पुरानी जगह। देखिए अब इसको आप ना देखो, कई जगह पे आप इस प्रकार से जो वर्ड आएंगे वहाँ पे फंस जाओगे, तो मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसको हम किस तरीके से है ना उसको वो करते हैं। तो देखिए पूरा स्थल जो होता है, पूरा स्थल, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, पूरा प्लस में स्थल। पूरा का मतलब क्या होता है, पुरानी, और स्थल का मतलब होता है जगह। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं पुरानी जगह। अब ऐसे ही सेम पूरा वस्तुएं, पूरा मतलब हो गई पुरानी, और वस्तुएं का मतलब हो गया वस्तु, इसलिए इसको हम कहते हैं पुरानी वस्तु। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पुराना स्थल कहते हैं, यानी कि पुरानी जगह। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से हमें किसके बारे में पता लगता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। इसके साथ साथ मृदभांड मिला। मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो ये तो तांबे कांसे के बर्तन हो गए, ऐसे मिट्टी के भी बर्तन वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये हो गया आपका मृदभांड। ये सारे स्रोत हैं जिसके द्वारा हमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में पता लगा। इसके साथ साथ औजार, देखिए इस तरीके के औजार भी मिले, और भी जो औजार है जो आगे नेक्स्ट में इमेज में दिखाऊंगा, है
ना, इस टाइप्स का औजार भी मिले, आभूषण भी मिला जैसा कि आप देख सकते हो, मनके वगैरह, मूर्तियां भी मिली जैसा कि देखिए इस टाइप्स की मूर्तियां देखने को मिली, मुहरे भी मिली, मुहरे का मतलब एक तरीके से समझे स्टैंप, देखिए यहाँ पे इस पे स्टैंप है ना, तो इस टाइप्स की जो चीजें देखने को मिली। इसके अलावा बाट भी देखने को मिला, तराजू बट्टा जो होता है ना वो भी देखने को मिला, ठीक है। इसके साथ साथ पकी ईंटें देखने को मिली, जैसे देखिए ये सब पकी ईंटें हैं, ठीक है, क्योंकि ये रेड कलर की हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं वहाँ के जो लोग थे इस प्रकार के घरों में रहते थे, इस प्रकार की वस्तुओं को इस्तेमाल करते थे, साथ ही साथ वो बाटों का इस्तेमाल करते थे, मतलब किसी भी चीज़ को तोलने के लिए। इसके साथ साथ आप मूर्तियां देख सकते हो किस तरीके से बनाई गई थी, वहाँ पे मनके किस तरीके से बनाए गए थे। ऑल ओवर अगर कहा जाए तो आपको ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि सबसे पहले ये पुरानी सभ्यता है, और दूसरी चीज़ कि आज की डेट में आप देखते हो ना जो हम फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, है ना, ऐसी फैसिलिटी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन उस समय अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता वो सभ्यता थी जो साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देती थी। वहाँ पे नालों का निर्माण, राखों का नालों पर, है ना, वो जैसे ढक कर रखते थे ताकि गंदगी ना फैले वहाँ पे। इसके साथ साथ देखा जाए वहाँ पे इस प्रकार से, है ना, देखिए स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया गया, मूर्तियाँ किस तरीके से बनाई गई हैं, ठीक है। उस समय इतने सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, इतने सारे औजार नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और इसी वजह से इस चैप्टर को रखा गया ताकि हम ये समझ पाएं कि उस समय भी, आज से 5000 साल पहले भी इस प्रकार की चीजें यूज की जाती थी, ठीक है। ये देखिए स्टैंप है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये एक चित्र बना हुआ है, ठीक है, इसको वृषभ कहा जाता था। और यहाँ पे देखिए कुछ चीजें लिखी गई हैं। हालांकि देखा जाए हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि मिली हुई है उस लिपि को हम कहते हैं रहस्यमयी लिपि। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ा नहीं गया है, इसी वजह से इस पे जो चीज़ लिखी गई है उसको पढ़ा नहीं गया है। तो हो सकता है कि ये उस टाइम के राजा का नाम हो, या उसके पदवी को दर्शाता हो, या किसी और चीज़ को दर्शाता हो, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसको स्टैंप भी कहा जाता है, स्टैंप, मुहर, मतलब एक तरीके से। इसके साथ साथ वहाँ पे देखिए इस प्रकार से भी चीज़ें देखने को मिलती है, इसको हम कहते हैं विशाल स्नानागार, ठीक है, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार का मतलब वहाँ पे नहाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें बनाई गई थी। हालांकि देखा जाए तो ये दुर्ग में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? दुर्ग में बनाई गई थी, ठीक है, यानी कि ऊंचाई पे बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो में ये चीज़ें देखने को मिली है, ठीक है। इसके साथ साथ ये देखिए यहाँ पे मुहरे हैं, मुहरे मतलब जो मुद्रांक जिसको कहते हैं, पैसा, और इस प्रकार की गलियाँ थी, और साथ ही साथ नालों का भी निर्माण, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब बात करते हैं निम्नलिखित जानकारियाँ जिसमें हम और चीज़ें समझते हैं। जैसे सबसे पहले चीज़ है मवेशी। मवेशी का मतलब होता है कौन कौन से वहाँ पे पशु थे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं भेड़, बकरी, भैंस, जंगली सुअर, हिरण, घड़ियाल, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसमें गाय का जिक्र नहीं है। हो सकता है कि गाय की संख्या वहाँ पे नहीं हो, या फिर गाय के बारे में कुछ साक्ष्य मिला नहीं हो, इस वजह से इसमें कंसीडर नहीं किया गया है। आगे भोजन की बात करें तो अनाज, मछलियाँ, मांस, फल इत्यादि चीज़ों का वो भोजन में इस्तेमाल करते थे। अनाज में देखा जाए तो गेहूँ, जौ, दाल, चना, तिल, बाजरा इत्यादि चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चावल का भी थोड़ा सा जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि चावल का जो साक्ष्य है वो देखने को नहीं मिला है। हालांकि करते होंगे, ठीक है, कम मात्रा में ही, लेकिन करते तो होंगे ही, ठीक है। साथ ही साथ बात करते हैं वस्त्रों की, तो अधिकतर वो सूती वस्त्रों का इस्तेमाल किया करते थे। धार्मिक जीवन की अगर मैं बात करूं, धार्मिक जीवन मतलब समझिए, धार्मिक जीवन का मतलब जैसे पूजा पाठ, ठीक है। तो हम देखते हो हम पूजा पाठ करते हैं, विभिन्न प्रकार के मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पे अपने देवी देवताओं को हम आस्था प्रकट करते हैं ना, पूजा करते हैं। तो ऐसे ही धार्मिक जीवन वहाँ पे शिव, पीपल, पशु, सूर्य, जल, मातृ देवी, इनकी पूजा होती थी। अधिकतर देखा जाए तो नेचुरल चीज़ की वो पूजा किया करते थे, ठीक है। इसके साथ साथ बात करते हैं यातायात की। यातायात जैसे बैलगाड़ी हो गया, नाव हो गया, ये सारा वहाँ पे यातायात था। आगे बात करते हैं शिल्पकारी। शिल्पकारी का मतलब क्या होता है? जो वहाँ पे मूर्तियां बनाया करते थे, शिल्पकार उनको कहते थे। तो जैसे मिट्टी के बर्तन बनाते थे, आभूषण बनाते थे, मनके, हथियार, खेती के उपकरण, है ना, औजार वगैरह बनाते थे, वो सारा चीज़ आपका हो गया शिल्पकारी में। तो ये हो गई निम्नलिखित जानकारी जिसके द्वारा हमें हड़प्पा, है ना, हड़प्पा से प्राप्त हुई है कि इस प्रकार की चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे, ठीक है। साथ ही साथ बात करते हैं निर्वाह के तरीके। निर्वाह का मतलब होता है किस तरीके से वो जीवन यापन करते थे, ठीक है, उसके तरीके। यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो वीडियो आपकी बन रही है ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी। 3 पार्ट में मतलब कैसे? चैप्टर वाइज तो मैंने 2 पार्ट तो मैंने बोला ही है। तो सबसे पहली जो वीडियो आएगी समरी वाली वीडियो, ठीक है, समरी वाली वीडियो, जैसा अभी ये वीडियो चल रही है समरी वीडियो, जिसमें चैप्टर के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। एक वीडियो आएगी जो आएगी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर। देखिए, कहने का मतलब यह है कि चैप्टर तो आप पढ़ लोगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर की तैयारी नहीं करोगे ना, तो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे
फंस जाओगे। तो क्वेश्चन आंसर भी आएगा। और तीसरे नंबर पर मैं तैयारी कराऊंगा एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एमसीक्यू, पैसेज, हर एक चीज़, तो इस टाइप से एक चैप्टर को हम कवर अप करने वाले हैं, जिसमें समरी में हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एमसीक्यू में हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे कि हाँ कौन कौन से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आप लोग के लिए आया हूं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं खुद चाहता हूं आप लोग अच्छा स्कोर करें। ऐसे बच्चे जो ट्यूशन में फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये ऑनलाइन ज़्यादा ही सफिशियंट रहेगा। और ऐसे बच्चे जो ट्यूशन ऑलरेडी ले रहे हैं, देखिए 12वीं क्लास है, 12वीं क्लास में जितना स्कोर कर लोगे वेल एंड गुड है, ठीक है। इसके बाद बीए वगैरह में आपको भी पता है कि जिम्मेदारियां आपके पास आ जाती है, तो बहुत सारे बच्चे जॉब करने लगते हैं ना, जॉब करने लगते हैं, उस समय वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से 12वीं ही एक ऐसा मौका होता है जिसमें पेरेंट्स भी कहते हैं कि हाँ बच्चा अच्छा स्कोर कर पाए। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही पढ़िए, ठीक है, लेकिन स्कोर अच्छा कीजिए। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे साथ आप तैयारी करोगे, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन जैसे भी करो, ठीक है, 90 अबव आएगा, ठीक है। ये कौन से बच्चे की बात कर रहा हूँ? ये वो बच्चे हैं जो मीडियम है, लेकिन जो थोड़ा और अच्छा पढ़ने वाले हैं उनका 95 कहीं नहीं गया है, ठीक है। हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करवा दूंगा। बशर्ते बात ये है, आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने स्कोर भी किया है, ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। लेकिन फिर बात वही आती है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, लेकिन फिर हम अपनी तरफ से अगर पूरा एफर्ट्स देंगे तो बच्चा भी देगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो चीज़ों को समझ कर रखिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप मेरे से वो कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ सेपरेट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप यूट्यूब छोड़कर आप आइए हमारे, है ना, हमारे ऐप पे आइए। वहाँ पे आपको एड्स फ्री वीडियो देखने को मिलेगा, कोई भी ऐड नहीं, सारा चैप्टर वाइज सारी चीज़ें है, सारा समरी है, सारा क्वेश्चन आंसर है ना, टेस्ट हो जाएगा, हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, यहाँ तक कि डाउट क्लासेस भी ली जाएगी। ये सारी चीज़ आपको फैसिलिटी देखने को मिलेगा। कहाँ पे? विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप करके बात कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मेरा नंबर भी है, ठीक है। अब बात करते हैं निर्वाह करने के तरीके। निर्वाह का मतलब होता है जीवन यापन करने के तरीके। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी अनेक प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादन तथा जानवरों, जिसमें से मछली भी शामिल थी, से भोजन प्राप्त करते थे। यानी कि देखा जाए तो अभी अब जस्ट हमने क्या बात किया, बहुत सारे अनाजों का यूज करते थे वो, साथ ही साथ मछली का यूज करते थे खाने में, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें पेड़ पौधे से जो उत्पादन मिलता था उससे भी, और साथ ही साथ जानवरों जैसे मछली वगैरह का भी यूज करते थे वो खाने में। साथ ही साथ अनाज के दानों तथा बीजों के खोज से पुरातात्विदों को आहार संबंधी जानकारी मिला, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया कि आहार में क्या क्या चीजें यूज करते थे। आगे बात करें, बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से देखने को मिले, चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए, इसी वजह से इसका जिक्र नहीं किया गया था। आगे इसके अलावा पशुओं के बारे में, आहार के बारे में, निवास के बारे में, ठीक है, वस्त्रों के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में, यातायात के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि ऑलरेडी हमने बात किया है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, यहाँ पे अब बात करते हैं कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। कृषि प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है कि खेती में वो कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। उस समय देखा जाए तो औजारों का अधिकतर इस्तेमाल होता था, ठीक है, औजार वगैरह का इस्तेमाल करते थे, कुछ इस तरीके के औजार भी थे, ठीक है। और इसमें से और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, लेकिन वो है कि इमेज वगैरह थोड़ा सा उसका वो था, ज़्यादा जिक्र दिया नहीं गया, इसलिए मैंने इमेज लगाया नहीं। हालांकि औजारों का यूज़ करते थे, क्योंकि देखो खेती कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फावड़ा ये सारी चीज़ तो होगा ही होगा, ठीक है। आगे कृषि के संकेत अनाजों के दानों से मिलते हैं। चोलिस्तान के अनेक स्थलों तथा बनौली हरियाणा में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। हल समझते हो, पहले की डेट में ट्रैक्टर और उस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी, इस वजह से वो हल, है ना, 2 बैल होते थे, बीच में हल लगाया जाता था, उससे जुताई करते थे, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती थी। इसके अलावा पुरातात्विदों को कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है, नामक स्थान पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। मतलब क्या है, खेत था और इसकी जुताई हुई है ना, इसकी जुताई हुई है इस तरीके से, तो इसका भी प्रमाण देखने को मिला है। इस खेत में हल रेखाओं के 2 प्रकार के समूह आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो कि दिखाते हैं एक ही खेत में 2 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। कई बार आप देखते हो ना कि एक खेत में बीच में मेड़ बना दिया जाता है, मतलब इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे दूसरी फसलें उगाई जाती है, यहाँ पे दूसरी फसलें उगाई जाती है ना, इस प्रकार की भी चीज़ें देखने को मिली हैं। आगे फसलों की कटाई के लिए उपयुक्त औजारों को जानने का भी प्रयत्न किया गया है कि कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल करते थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान में एक जगह है जिसको कहते हैं सोतुरघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। नहर जैसे देखते हो ना, गांव में ट्यूबवेल वगैरह होते हैं तो उस पर एक नहर बनाई जाती है ना, इस प्रकार के नहरों के भी अवशेष देखने को मिले हैं। लेकिन हालांकि देखा जाए ये सिर्फ और सिर्फ सोतुरघई नामक स्थान पे ही देखने को मिले हैं।
सिंध तथा पंजाब में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं। आगे ऐसा भी संभव है कि कुओं की जो संख्या है, ठीक है, कुओं का जो पानी है वो खेतों में सिंचाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ कुओं की अगर मैं संख्याओं की बात करें तो लमसम देखा गया है 700 के आसपास वहाँ पे कुएं देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो खेती में इस प्रकार की चीज़ें यूज करते थे। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन है, 3 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। पूरा वस्तु का मतलब क्या होता है, पुरानी वस्तुएं। पुरानी वस्तुओं का इस्तेमाल किस तरीके से, मतलब पहचान किस तरीके से की जाती थी। तो पुरातात्विक पुरानी वस्तुओं को देखते हैं और देखने के बाद वो पहचान करते हैं। कैसे करते हैं पहले देखिए। सबसे पहले चीज़ है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए ये उठा लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए रिमोट है, ठीक है, ये मान लीजिए मिलता है, ठीक है। अगर ये खुदाई हुआ और यहाँ पे रिमोट मिला तो रिमोट का सबसे पहले ना स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, प्लास्टिक है कि मेटल है कि धातु है कि क्या है, ये सारा चीज़ देख लेंगे। देखने के बाद देखेंगे कि ये क्या है, ये बटन वगैरह क्या है, इसको दबाएंगे, है ना, इसका क्वालिटी देखेंगे, इस पर जो बना हुआ चीज़ है वो सब देखेंगे। देखने के बाद समझेंगे कि आखिर ये किस काम आता होगा। जो खोलने लायक होगा उसको खोल के भी देखेंगे कि आखिर ये है क्या चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले पुरातात्विक किसी भी वस्तु जो वहाँ पर मिलती है, सबसे पहले उसकी बनावट को देखते हैं और फिर ये समझते हैं कि आखिर ये किस काम आता होगा, ठीक है, कैसे बनाया जाता होगा, इसकी संख्या कितनी है, क्या सारे लोग यूज़ करते थे या कम लोग यूज़ करते थे, या कैसे कैसे, मतलब इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती थी, ठीक है। अब मान लीजिए कि कंघी वगैरह मिल गया कोई चीज़, तो उसमें भी ये चीज़ें देखी जाती थी कि प्लास्टिक का है कि क्या है ना, वो सारी चीज़ें। तो देखिए क्या लिखा है, पूरा वस्तुओं की बनावट को सबसे पहले देखी जाती है कि पुरानी वस्तुएं है कैसी, और उससे इस्तेमाल की जाने वाली धातु तथा पत्थर को भी देखा जाता है कि भाई उसमें कौन सी धातु का यूज़ किया गया, कौन से पत्थर का यूज़ किया गया, कौन से प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। फिर अनुमान लगाया जाता है कि ये किस काम आती होगी, वर्तमान से इसको संबंधित करके देखा जाता है कि क्या वाकई में इसका यूज होता था। अब जैसे मान लीजिए इस प्रकार का वहाँ पे सिलबट्टा देखने को मिला। अब आज की डेट में भी देखते हो घर में भी मिल जाता है सिलबट्टा, तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि पहले भी सिलबट्टा यूज होता था और आज की डेट में भी सिलबट्टा यूज होता था, तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे कि हड़प्पा में अवतल चक्कियाँ देखने को मिली है, इस प्रकार की चक्की कहते थे इसको, ठीक है। ऐसा लगता है कि अनाज पीसने के लिए एक प्रकार का ये साधन था। इसके जो तल है ये उत्तल देखने को मिले हैं। निश्चित रूप से इसे ज़मीन में मिट्टी में जमा कर रखा जाता था ताकि जब इस प्रकार से मसाला और ये सारी चीज़ें पीसी जाती हों तो वो हिले ना, है ना, आगे, जिससे वो इसे हिलने से रोका जा सके, मतलब वो मिट्टी में लगाकर वो कर दिया जाता है ताकि जब मसाला पीसा जाए या अनाज पीसा जाए तो उसको हिले ना, ठीक है। तो ये प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है। साथ ही साथ देखा जाए कि 2 प्रमुख यहाँ पे चक्कियाँ देखने को मिली है, एक छोटी तथा दूसरी बड़ी। छोटी चक्कियाँ वहाँ पे औषधि ये सारी चीज़ कूटने पीसने के लिए काम आती होंगी, और जो बड़ी वाली है वो किस काम आती होगी, वो आती होगी अनाज वगैरह कूटने के काम आती होंगी, ठीक है। तो 2 प्रकार की चीज़ें हो गई। तो पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, ठीक है। मोहनजोदड़ो, देखिए निवास स्थानों की बात किया जाए तो ये देखने को मिला है मोहनजोदड़ो में। देखिए क्या लिखा है, एक नियोजित शहरी केंद्र। मोहनजोदड़ो सबसे लोकप्रिय स्थल था। सर्वप्रथम खोजा गया स्थल जो है वो हड़प्पा था, ठीक है। बस्ती यहाँ की 2 भागों में बटी हुई थी, एक छोटी किंतु ऊंचाई पर बनी हुई थी तथा दूसरा कहीं ज़्यादा बड़ी थी लेकिन वो नीचे बनाई गई थी। देखिए इसको कहते हैं सीटाडेल। देखिए ये प्रकार की चीज़ें हैं ना, इसको सीटाडेल कहते थे। सीटाडेल मतलब क्या होता है, दुर्ग होता है। क्या होता है, दुर्ग। ये बड़ी है जिसको लोअर टाउन कहा जाता था, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें, इसको लोअर टाउन कहा जाता था। मतलब लोअर टाउन मतलब होता है निचला शहर, ठीक है, निचला शहर, ठीक। ये ऊंचाई पर बनाई गई थी, ये नीचे बनाई गई थी, इसको चबूतरे पर बनाया गया था। इन सबको जिस प्रकार से मैंने ना रेड कलर से ऐसे बाउंड्री कर दिया है, आप समझिए ऐसा ही वहाँ पे बाउंड्री भी कर दिया गया था, ईंटों से घेर दिया गया था, इसको भी घेर दिया गया था ताकि 2 शहर हैं ऐसा डिफ्रेंशिएट हो पाए, ठीक है। आगे, दुर्ग कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी हुई थी लेकिन ऊंचाई पर बनी हुई थी, जैसा कि अभी मैंने बताया। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था जिसका मतलब था ये निचली शहर से भिन्न था। कई बार देखते हो ना, जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बस्ती कहीं अलग बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो छोटे लोग हैं उनसे अलग रह सके, है ना। ऐसा ही हो सकता है कि राजा महाराजा जो थे वो अपनी बस्ती को हट के बनाना चाहते थे ताकि वो अन्य जो लोग हैं उनसे हट कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। अनेक भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो कि एक प्रकार से नींव का काम करते हैं। आज की डेट में देखते हो ना, लोग डीपीसी करते हैं,
और अपने घरों को ऊपर बनाते हैं, ठीक है, पिलर्स डाल के। इस प्रकार की भी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली है। उस टाइम पे पिलर तो नहीं पड़ता था, लेकिन मिट्टी के पिलर ईंटों के पिलर बनाए जाते थे बड़े बड़े। अधिकतर आज भी देखा जाए गांव में, अगर आप जाओगे कभी देखना, पुराना जो घर है वहाँ पर देखोगे जो पिलर होते हैं इतने मोटे मोटे पिलर हैं। आज भी अगर मैं गाँव में जाता हूँ देखता हूँ, मेरे घर में खुद इतने मोटे मोटे पिलर हैं, वो भी ईंट के पिलर हैं, ठीक है। तो ऐसा, तो चलिए, तो ये हो गया आपका मोहनजोदड़ो, जिसमें हमने ये बात कर ली। और हम बात कर लेते हैं क्या लिखा है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं देखी जाए। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं देखिए, पूछता है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। सबसे पहले चीज़ है नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता का मतलब होता है नगरों की तरह बसाया गया था। यहाँ पे जो घर है बहुत ही तरीके से बनाए गए थे। यहाँ पे नालियाँ बहुत इस तरीके से बनाई गई थी। नालियाँ तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे आप देखते हो ना, चौराहा होता है ना, इस तरीके से रोड बनाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, चौराहा करते हैं, ठीक है। यानी कि जिसमें 4 राहें हों उसको चौराहा कहा जाता है। तो यहाँ पर नालियों का ये प्रबंध बनाते थे। नालियों का प्रबंध जैसे आज की डेट में हमारे इधर होता है नालियों का प्रबंध, इस प्रकार से वो भी नालियाँ बनाया करते थे, ठीक है। साथ ही साथ इसको नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो गांव से भिन्न था, ठीक है। गांव में देखते हो सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, कच्ची सड़कें होती हैं, इसके साथ साथ घर का कोई तरीका नहीं होता बनने का, क्या है कैसे, पहले जैसे बन जाता था। ऐसे ही अगर देखा जाए तो हड़प्पा में इसका जस्ट अपोजिट था कि वहाँ पे जो शहरों का निर्माण, मतलब जो नगरों का निर्माण किया गया था, एक तरीके से शहरों की तरह किया गया था, ठीक है। तो ऐसा। अगला क्या लिखे, नालों का निर्माण। नाले बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए थे उस समय। 5000 साल पहले की बात हो रही है। 5000 साल पहले अद्भुत जल निकासी प्रणाली थी, जिसमें नालों का निर्माण बहुत ही बढ़िया था कि घर का जो वेस्ट पानी है, गंदा पानी है, उसको किस तरीके से आप अपने नगरों से बाहर निकालते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो इसी वजह से यहाँ पे अद्भुत जल निकासी प्रणाली लिखी गई है, ठीक है। आज आगे बात करते हैं चित्रात्मक लिपि। वहां पे जो लिपि थी चित्रात्मक थी। अभी जस्ट मैंने मोहरों पे बताया था ना, कुछ इस प्रकार की चीजें बनाई गई थी, है ना, ऐसे ऐसे करके चीजें बनाई गई थी। वो क्या थी, चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। चित्रों के माध्यम से वो चीजें की गई थी। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं ताकि चीजें आपके लिए आसान हो समझना, ठीक है। देखिए ये है ना वहाँ की लिपि थी। इसको पढ़ा गया क्या, नहीं पढ़ा गया, लेकिन इसको चित्रों के माध्यम से बनाया गया था। इसी लिपि की बात हो रही है कि वहाँ पे कौन सी लिपि थी, चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। अच्छा, और आगे बात कर लेते हैं। लिपि होगी चित्रात्मक लिपि। अगला है, हाँ, हालांकि ये हो सकता है कि वहाँ पे उतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं, इस वजह से हो सकता है कि जो अनपढ़ लोग हों। देखिए जितने भी लोग होते हैं, कम्युनिकेशन करने के बहुत सारे माध्यम होते हैं, जिसमें एक चित्र भी माध्यम होता है। जैसे आप देखते हो ना, कई जगह पे डस्टबिन में कोई चीज़ डालना होता है तो वहाँ पे चित्र दिखा दिया जाता है कि इस तरीके से क्या डस्टबिन में डाल दीजिए, ठीक है। तो चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता है ताकि जो लोग अनपढ़ हैं, जो पढ़ नहीं सकते, वो कम से कम चित्रों को देख के समझ जाए। तो ऐसा ही हो सकता है वहाँ पे चित्रात्मक लिपि हो, जो कि अनपढ़ लोगों के लिए, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके लिए खासा माध्यम था चीज़ों को समझने के लिए। आगे मृदभांड कला, मिट्टी के बर्तन को बनाने की वहाँ पे कलाएँ थी। माप तौल पद्धति, चीज़ों को तौल कर देते थे ताकि वहाँ पे व्यापार अच्छे से हो पाए। व्यापार प्रणाली भी काफ़ी अच्छी थी। ओमान से, मेसोपोटामिया से, है ना, खाड़ी पार देशों से वहाँ पे बहुत अच्छा व्यापार होता था, ठीक है। सड़कों का निर्माण काफ़ी अच्छा होता था। ग्रिड पद्धति थी वहाँ पे, ठीक है। सड़कों का निर्माण वही बताया ना, एक तरीके से अच्छा बनाया जाता था और साथ ही साथ समकोण पे भी काटते थे। समाधान प्रणाली मतलब क्या होता है, कब्र। जब कब्रों को खोजा गया कब्रिस्तानों में जाकर, तो उस टाइम पे उसके साथ वहाँ पे आभूषण देखने को मिले, मन के बाट, ये सारी चीज़ देखने को मिली। जैसे समझिए एक कब्र है, कब्र में एक व्यक्ति जो है इस तरीके से लेटा हुआ है, ठीक है। इसके पीछे ये सारी वस्तुएं हैं, ठीक है, ये सारी वस्तुएं जो कि आपके बुकों में भी आपने देखा होगा। तो समाधान प्रणाली में आभूषण, बर्तन, मन के बाट, ये सारी चीज़ उसमें डाला जाता था। जैसे आज की डेट में प्रथा क्या होती है हमारे इधर कि अगर कोई व्यक्ति मरता है तो पंडितों को दान दिया जाता था, बहुत सारी चीज़ें दी जाती थी। इसी प्रकार से देखा जाए तो पहले जो व्यक्ति मरते थे उनके साथ उनसे रिलेटेड जो सामान तो उसको गाड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नालों का निर्माण कुछ इस तरीके से था, जैसा कि आप देख सकते हैं नालों का निर्माण इस तरीके से था। मोटे मोटे नाले बनाए जाते थे ताकि पानी को निकलने में कोई समस्याएं ना हो। और पहले की डेट में आपको पता है जितने ज़्यादा लोग भी नहीं हुआ करते थे, तो इस वजह से पानी उतना ज़्यादा यूज भी नहीं होता था, ठीक है, और पानी का उतना साधन भी नहीं था। आगे जल निकासी प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है, ठीक है। सड़कों एवं गलियों को तकरीबन ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया जाता था, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पहले नालियों का निर्माण होता था और फिर इसके अगल बगल सड़कों का निर्माण होता था। मतलब ऐसा समझिए कि पहले नालियाँ बना दी गई और फिर उसके अगल बगल चाहे इधर चाहे उधर सड़कों का निर्माण कर देते थे। आज की डेट में देखिए हमारे इधर क्या होता है, दिल्ली में किस तरीके से बनाई जाती है, पहले सड़क बन गई, उसके
साइड साइड में नालियाँ बना दी जाती है, इसके बगल बगल में घर बना दिया जाता है। और घर का जो एक दीवार है इस नाली से अटैच होता था ताकि पानी इस तरीके से निकल जाए। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी होता था ताकि जो नाली है नालियों से दीवार अटैच हो पाए और यहाँ से पानी निकले, आगे जाके थोड़ा और बड़े नाले में मिल जाती है और आगे जाके ये और बड़े नाले में मिलकर ये बाहर निकल जाती है ना। इस प्रकार की चीज़ें हैं। चलिए भाई, तो ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं गृह स्थापत्य कला, मतलब घर, किस प्रकार से घर बनाए गए हैं। तो देखिए ये एक प्रकार से एज्यूम करके चीज़ें बनाई गई हैं कि इस प्रकार से वहाँ पे घर हुआ करते होंगे। यहाँ पे एज्यूमिनेशन देखो करके बनाई गई, इस प्रकार से घर हुआ करते होंगे, यहाँ पे लोग बैठते होंगे। हाँ, ऐसा भी मिला हुआ है कि वहाँ पे घर होता था, घर के ऊपर एक प्रकार से टीन तो उस टाइम पे था नहीं, छप्पड़ जिसको कहते हैं ना मिट्टियों का, उस प्रकार से चीज़ें होती थी। ऊपर जाने का कोई ऐसा साधन होता नहीं था, फिर सिर्फ ऊपर जा सकते थे, उसके ऊपर नहीं जा सकते थे। ठीक है, एक फ्लोर टाइप में आप समझे, एक फ्लोर बनता था ऐसा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो गृह स्थापत्य कला की अगर मैं बात करूं तो आवासीय भवनों के जो उदाहरण देखने को मिले हैं वो मोहनजोदड़ो में देखने को मिले हैं, जो कि निचले शहर को पेश करता है। आगे, घर के बीच में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे होते थे। जिससे पहले गांव में घर कैसे बनते थे, ये आंगन हो गया और इसके चारों साइड क्या होते हैं, छोटे 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 कमरे बना दिए जाते हैं, है ना। और इस टाइप से क्या होता था, ये मेन गेट हो जाता था। ठीक है, गाँव में इस प्रकार की चीज़ें थी। ठीक है, आगे तो ये होता था, घर के बीच आंगन होता था और इसके चारों साइड कमरे होते थे। ठीक, आगे बात करते हैं। भूतल पर निर्मित दीवारों को खिड़कियां नहीं होती थी, यानी कि अगर देखा जाए तो जैसे आप देखते हो ना, जो घर बनाए जाते हैं तो एक विंडो दे दिया जाता था ताकि हवा अंदर आ सके। उस समय ऐसी नहीं थी, विंडो नहीं बनाया जाता था। विंडो इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि पहले लक्कड़ के दरवाजे वगैरह थोड़ी ना होते थे, आज की डेट में सब लगवा लेते हैं। तो पहले इसलिए नहीं करते थे ताकि घर परिवार की जो गोपनीयता है, घर में बहू बेटियां ये सारे लोग रहते हैं, तो इस वजह से घर की जो गोपनीयता है वो बनी रहे, कोई आते जाते जो लोग हैं वो झांके ना घरों में, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर जो बनाया जाता था नीचे खिड़कियां नहीं दी जाती थी। ठीक है, ऐसा। आगे, प्रत्येक घर का ईंटों से फर्श से बना हुआ अपना एक स्नानागार होता था, मतलब हर एक घर में अपना एक स्नान घर होता था नहाने के लिए। ठीक है, नालियाँ दीवार के द्वारा, ठीक है, जिसकी नालियाँ दीवार के द्वारा सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। मैंने बताया ना कि कम से कम जो घर होता था, ठीक है, उसका एक दीवार नाली से जुड़ा होता था ताकि वेस्टेज पानी निकाला जा सके। ऊपर की छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ का अवशेष भी मिला है। मैंने बताया ना, एक फ्लोर बनता था और इस पर सीढ़ी भी बना दी जाती थी ताकि ऊपर चढ़ा जा सके, लेकिन इससे ऊपर कोई भी इस प्रकार से छत वगैरह नहीं होता था, एक ही चीज़ होता था ताकि ऊपर जाया जा सके। देखिए आप देख सकते हैं ना, इस प्रकार की चीज़ें। विद्वानों का मानना है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लमसम देखा जाए वो कितनी देखने को मिली है, लमसम 700 के आसपास वहाँ पे कुओं की संख्या देखने को मिली है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दुर्ग। दुर्ग में देखा जाए तो सबसे बढ़िया जो चीज़ देखने को मिला है वो क्या है, ऐसी संरचनाओं के प्रमाण हमें दुर्ग में मिलते हैं जिनका इस्तेमाल शायद विशिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए किया जाता है। ये देखिए, दुर्ग में एक विशाल स्नान घर मिला है जो कि एक तरीके से देखिए लंबा चौड़ा काफ़ी है। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, इसकी गहराई भी है, जो कि आगे मैं बताने वाला हूँ कितनी कितनी गहरी कितनी कितनी लंबी है ना। तो ऐसी जगहों का जो इस्तेमाल जो किया जाता था ये विशेष प्रकार के अनुष्ठानों में किया जाता था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कि जब भी जैसे देखो ना कि कभी साल में एक बार 2 बार 3 बार मेला लगता है तो चीज़ों को खोला जाता है, तो ऐसे ही हो सकता है कि जो विशाल स्नानागार है उसको तब खोला जाता हो जब वहाँ पर कुछ ऐसा विशेष होता हो, चाहे अनुष्ठान होता है या कुछ भी होता हो, तब जाके इसको खोला जाता था, ऐसा माना जाता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखा जाए तो 2 प्रकार की चीज़ें वहाँ पे विशेष थी। सबसे पहले माल गोदाम, दूसरा है विशाल स्नानागार। माल गोदाम का मतलब होता है जहाँ पे अनाजों को स्टोर करके रखा जाता था, और विशाल स्नानागार मतलब जैसे देख सकते हो नहाने के लिए। मोहनजोदड़ो दुर्ग में सबसे अधिक आकर्षक एक विशाल स्नानागार मिला हुआ है, और इस स्नान गृह के केंद्र में एक खुला चौकोर तालाब है, जैसा कि ये देख सकते हो ये तालाब है। ठीक है, आगे जिसके चारों ओर छतों वाले गलियारे और तथा छज्जे भी देखने को मिले हैं। ठीक है, मतलब जैसे होता नहीं कि ये आंगन है, आंगन के बगल में छज्जा, आपका स्कूल होता है, स्कूल में देखते हो ना एक कॉरिडोर होता है जहाँ से बच्चे झांकते हैं, नीचे देखते हैं कि नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस छत लगा हुआ होता है लेकिन चारों ओर से घेरा नहीं गया होता है ना, मतलब एक साइड दीवार होती है, इधर भी खुला है, इधर भी खुला है, इधर भी खुला है, नीचे भी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से वहाँ पे चीज़ें भी बनाई गई थी। ये बीच में आपका तालाब बन गया और चारों साइड से इस प्रकार की गलियारे भी बनाए गए थे। हालांकि इसमें छत नहीं दिख सकता इसलिए क्योंकि अब वो हड़प्पा सभ्यता काफ़ी पुरानी है, छत वगैरह गिर गया है तो क्या ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मिट्टी में धंसा हुआ था, इसको खोदा गया था, है ना, इस प्रकार की चीज़ें। अब बात करते हैं ये जो चीज़ है
इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई है, देखिए 12 मीटर ये लंबा है। लंबाई की अगर बात किया जाए, ठीक है, लंबाई की बात किया जाए तो ये कितनी है, 12 मीटर है, ठीक है। अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो ये 8 मीटर चौड़ा है, ठीक है, ये लमसम 8 मीटर क्या है, चौड़ा है। अगर गहराई की बात की जाए, जैसे होता है ना गहराई की बात की जाए तो लमसम 2.4 मीटर ये गहरा है। अब मैं एक एज्यूम करके बताता हूँ, देखिए 1 मीटर में अगर मैं बात करूँ, एक जो मीटर होता है उसमें लमसम देखा जाए 3 फीट 3 इंच होता है, ठीक है, 3 फीट 3 इंच होता है। तो इस तरीके से अगर मैं एक मोटा मोटी अगर ले लूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर 3 से इसको कर देते हैं तो लमसम देखिए 8 3 24 और ये 3 ये मान लेते हैं, लमसम अगर देखा जाए तो कम से कम 27 फीट या 28 फीट के आसपास तो ये लंबा था, ठीक है। चौड़ाई की अगर बात करें तो यहाँ पे लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 12 है ना, 12, तो इसका हो जाएगा 12 3 36 और ये मान लीजिए 40, ठीक है, 40 फीट के आसपास ये लंबा था। गहराई की चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो लमसम 24 से लेकर 28 फीट के आसपास ये चौड़ाई थी इसकी, और गहराई की अगर मैं बात करूँ तो लमसम 8 फीट के आसपास का ये गहरा था, ठीक है। और आप इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में 3 फीट 3 इंच होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक एज्यूम के तौर पर मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं, यह स्नान गृह पक्की ईंटों का बना हुआ था और इसमें नालियों से जुड़ा हुआ था, यानी नालियों से भी जुड़ा हुआ था ताकि इसमें पानी भरा भी जा सके, ताकि इसमें से पानी निकाला भी जा सके। यहाँ पे देखिए 2 टाइप्स की सीढ़ियाँ थी, एक उत्तर में तो एक दक्षिण में, ताकि इसमें प्रवेश किया जा सके, ठीक है, ऐसा। तो देखिए क्या लिखा है, ये तालाब में पानी भरने तथा खाली करने के काम आता था। इसमें इसको पक्की ईंटों से बना हुआ एक कुओं से भरा जाता था पानी, और उत्तर तथा दक्षिण में, ठीक है, उत्तर और दक्षिण की सीढ़ियां, ऊंचे मकान तथा चलते हुए पानी का प्रबंध देखकर ऐसा लगता है कि ये तैरने के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी कि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है, देखकर ऐसा लगता है कि ये तैरने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर 8 स्नान गृह हैं, ठीक है, और यहाँ पे मतलब स्नान घर नहाने का भी जगह है 8, ये तो तालाब हो गया, और साइड में नहाने का भी जगह है, ठीक है। और इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये विशेष प्रकार के अनुष्ठानों में ये चीज़ें प्रयोग की जाती होंगी, इसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये तो रहा इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने सारी चीज़ों को समझा, ठीक है। ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 में हमने लमसम देखा जाए तो मोटा मोटी जो मेन चीज़ है उनको हमने समझ लिया। अब जो अपना पार्ट नंबर 2 आएगा, इसका पार्ट नंबर 2 में इसको हम ओवर कर देंगे, इस चैप्टर को हम क्या कर देंगे, ओवर कर देंगे। आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एक बार और रिवाइज में करवा देता हूँ ताकि और भी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको हर एक चीज़ चैप्टर की बारीक से बारीक चीज़ों को बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बात किया था, हड़प्पा आपका है ना, ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये पूरा है मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, लोथल, ये सारा चीज़। फिर हमने बात किया था कब खोज हुआ था, किसने किया था, ये सारा चीज़ हमने बात किया था। निर्धारित समय आप लोग याद कर लीजिएगा, MCQ में एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ये सारी वहाँ पे वस्तु देखने को मिली, ये सारे जानकारी के स्रोत हैं, मोहर, बाट, आभूषण, औजार, मृदभांड, है ना, ये प्रकार की चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली। ये है वहाँ का अपना स्टैम्प, समझिए, ये नाले हो गए, ये वहाँ पे मुहरे, ये विशाल स्नानागार। फिर हमने ये समझा मवेशी भोजन, ठीक है, अनाज कौन कौन से इस्तेमाल करते थे। फिर हमने निर्वाह के तरीके देखे कि जीवन किस तरीके से गुजारते थे, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, कौन से पूजा पाठ करते थे। साथ ही साथ हमने कृषि प्रौद्योगिकी देखा कि भाई वो किस तरीके से खेती किया करते थे, कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल करते थे और किस तरीके से वो जुताई करते थे, ठीक है, हलों के माध्यम से। फिर हमने देखा वहाँ पे पूरा वस्तु की पहचान पुरातात्विक किस प्रकार से करते हैं, तो उस वस्तु की बनावट को देखते हैं, कौन सी चीज़ में इसमें यूज हो गई ये चीज़ देखते हैं, और अस्तित्व में उसका क्या यूज है, आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में उसका कोई यूज है या रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। मोहनजोदड़ो में हमने बात किया सीटाडेल, जिसको दुर्ग कहते हैं, ये हो गया निचला शहर जो कि 2 भागों में डिवाइड थी। हड़प्पा की हमने विशेषताएं पढ़ी, जिसमें नगरीय सभ्यता, चित्रात्मक लिपि, मृदभांड, मापतोल पद्धति, ये सारी चीज़ हमने देखा। नालों का निर्माण हमने देखा, इस प्रकार की नालियाँ बनाई जाती थी, ये जाने का रास्ता था। साथ ही साथ हमने गृह स्थापत्य कला, घरों का निर्माण किस तरीके से होता था और किस तरीके से वहाँ पे लोग रहते थे, खिड़कियाँ नहीं होती थी घरों में, ठीक है। साथ ही साथ दुर्ग हमने देख लिया, दुर्ग मतलब दुर्ग में 2 चीज़ें मिली है, एक माल गोदाम, दूसरा है विशाल स्नानागार, और विशाल स्नानागार की हमने विशेषताएं बात कर ली। लमसम 700 के आसपास वहाँ पे कुएँ देखने को मिले हैं, 8 स्नान गृह है, और ये विशेष प्रकार के अनुष्ठानों में चीज़ें यूज की जाती थी। तो आई होप्स आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है। और बाकी और बेहतरीन ढंग से आप पढ़ना चाहते हो तो विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पर आप अच्छे से पढ़िए। और नहीं अगर कर सकते हैं, नहीं वहाँ पे पैसा पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे देखिए 499 में 1 साल का पूरा कोर्स करवाया जाता है, और जो कि बहुत ही कम है, ठीक है।
देखा जाए तो आज एक ट्यूशन में फ़ीस दिया जाता है 600 से 700 के आसपास, सिर्फ एक सब्जेक्ट का फ़ीस दिया जाता है, वो भी पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। ये तो आपको वन टाइम पेमेंट करना है, सिर्फ 499 एक साल में देना है आपको, सिर्फ एक बार में, और फिर आप अच्छे से स्टडी करना है। बाकी अगर नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब पे बने रहिए, इसके नोट्स वगैरह भी मैं प्रोवाइड करेंगे, टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, नए बच्चों के लिए मैं टेलीग्राम बना दूंगा, वहाँ पे एक्टिव सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और बाकी चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।